ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो क्लास था वो चल रहा था, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने बम्बार्ड करवाया, ठीक है, बौछार करवाया अल्फा पार्टिकल का। क्यों कर रहे थे वो ऐसा? ताकि वो एटम को समझ सके कि एटम के अंदर है क्या चीज, ठीक है। उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल की बौछार करवाई गोल्ड के ऊपर, तब वहां पे अल्फा पार्टिकल अलग अलग एंगल में डेविएट हुआ। तो वो जो डेविएट हुआ उसका स्टडी करके उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला? पहली बात तो उन्होंने बोली कि जो मोस्ट ऑफ द मास है एटम का, जो ज्यादातर मास है 99% जो मास है, लगभग 99%, वो इसके सेंटर में लोकेटेड होता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोला उन्होंने, ठीक है। तो ये आपका एटम है और इसका ज्यादातर जो भाग है वो, या ज्यादातर जो द्रव्यमान है, मास जो है, वो इसके सेंटर में लोकेटेड होता है, ठीक है। और जो बाकी जो पार्ट है लगभग वो खाली होता है। पहला बात तो उन्होंने ये बोला। दूसरा बात ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है इसी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, इसी न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो उनका रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला और बताया, जो रिजल्ट उन्होंने बताई, तो लेकिन ये जो उनका एक्सपेरिमेंट था, जो बातें उन्होंने बताई, वो फेल हो जाती। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाता कि एटम स्टेबल कैसे रहेगा। जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। अब चारों ओर अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है, अगर उसमें एक्सीलरेशन होता है, अगर उसमें कोई एक्सीलरेशन है किसी चार्ज पार्टिकल में, तो वो रेडिएशन एमिट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, तो इसमें एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन है तो ये क्या करेगा कि रेडिएशन इमिट करेगा, ठीक है। और रेडिएशन अगर ये इमिट कर रहा है तो इसका एनर्जी धीरे 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 कम होता चला जाएगा, और एक टाइम के बाद ये न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा। यानी कि जो एटम है उसको तो स्टेबल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन एटम तो स्टेबल होता है ज्यादातर एटम। तो इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इनके जो रिजल्ट थे वो इस बात के बारे में कोई भी आंसर नहीं दे पाए, ठीक है। दूसरा जो बात है स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन एटम से जो निकलने वाला स्पेक्ट्रा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो जो स्पेक्ट्रा है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। हम जब पढ़ेंगे उसके बारे में तो देखेंगे कि वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो वो कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता, इस बारे में भी इन्होंने, इनका जो एक्सपेरिमेंट है, उनका जो रिजल्ट आया था, वो कोई भी कुछ भी बात उस कंटिन्यूअस ना होने का कारण भी बता नहीं पाया। तो ये जो इनका जो रिजल्ट था वो फेल हो गया। हमें और भी थ्योरी की जरूरत थी। तो बाद में बोर आते हैं, वो अपना थ्योरी देते हैं हाइड्रोजन एटम के बारे में, ठीक है। तो इस पे आएंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। अब ये क्या है भाई? ये आपका न्यूक्लियस है जिसका चार्ज है Z और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है वो E है, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, ठीक है। Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो ये कोई न्यूक्लियस है जिसका जो चार्ज है वो ZE है। अब इसके ऊपर हम अल्फा पार्टिकल की बौछार करवाते हैं। कोई अल्फा पार्टिकल में ले लिया, इसको किसी वेलोसिटी v के साथ में इसके ऊपर, इसकी तरफ भेज रहा हूं, ठीक है। अगर भेजता हूं तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये न्यूक्लियस है, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। एक टाइम के बाद ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन अब क्या करेगा? ये इसको रिपल करेगा, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कूलॉम्स लॉ से क्या हो जाएगा कि ये इस पे फोर्स लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। तो इसका जो स्पीड है वो धीरे 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 क्या होने शुरू हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर आके इसका जो स्पीड है वो 0 हो जाएगा। इसके आगे वो नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है, इसके आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आया है R0 जिसको बोल रहा हूं, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। अब ये होगा कितना? R0 कितना होगा भाई? इस बात को देख लेते हैं। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ mv²। m क्या है? अल्फा पार्टिकल का मास है, v क्या है? इसका स्पीड है,
ठीक है। तो ये इसका हो गया काइनेटिक एनर्जी, इसको कोई वेलोसिटी से हम भेज रहे थे, यानी कि इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगा। और जब ये आगे बढ़ रहा है तो इसके कारण ये जो यहाँ पे न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, इसके कारण क्या होगा, इस पे पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी था, जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल इसके पास जाती जाएगी तो क्या होगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता जाएगा। यहाँ पास आके इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो हुआ क्या, हाफ mv²। इस पॉइंट पे ये जो काइनेटिक एनर्जी की पूरी किसमें चेंज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना भाई, एक तो हो गया के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये हो गया पहला चार्ज, ये हो गया दूसरा चार्ज, डिवाइड बाय r0, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मैंने इक्वल कर दिया। अब यहां से आप r0 निकाल सकते हैं। r0 को इधर रख दीजिए और बाकी सभी चीजों को इस साइड ला दीजिए, तो हमें एक r0 के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अब जब r0 से यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यहां से क्या रिजल्ट आप पता चलता है, हम सीधा डायरेक्ट बोल सकते हैं कि r0 जो है प्रोपोर्शनल है 1/m के, या r0 जो है प्रोपोर्शनल है 1/v² के। तो ये हमारे यहां से रिजल्ट पता चलता है, ठीक है। अब इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अब ये आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि अल्फा पार्टिकल को किसी न्यूक्लियस पे बौछार करवाया जाता है, जिसका जो न्यूक्लियस है उसका जो चार्ज है वो Jd है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड ऑन ms, यानी कि जो r0 है m के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हमने अभी देखा कि r0 क्या है, r0 प्रोपोर्शनल टू 1/m होता है। यहाँ पर जो r प्रोपोर्शनल टू 1/m आ जाएगा, m पे कैसे डिपेंड करेगा, 1/m से। तो 1/m कहाँ है, c में है, तो ये जो c होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, और बाकी जो a, b और d है वो गलत है, c हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया आपका रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में, लेकिन ये तो इससे हमें कई जानकारी नहीं मिल पाई थी। तो आगे आया बोर आए, इन्होंने अपना कुछ पोस्टुलेट दिया कि भाई ये बातें हैं, इस तरीके से एटम होता है। तो इन्होंने 3 बातें बोली। पहला जो बात इन्होंने बोली, इन्होंने बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर मोशन करता है न्यूक्लियस के चारों ओर। इसका जो ऑर्बिट होता है सर्कुलर होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर ये घूमता रहता है सर्कुलर पाथ में, और ये रेडिएशन इन पाथ में जब रहता है तो रेडिएशन एमिट नहीं करता। इन्होंने पहला बात ये बोला। दूसरा बात ये बोला कि ये उन्हीं ऑर्बिट पे घूमेगा जहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो, या बोलूं कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम हो वो इक्वल हो h/2π के। ये उन्हीं ऑर्बिट पे घूम सकता है, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, h/2π। n क्या है भाई, n है 1 2 3, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 2 3, ये कुछ आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। और h क्या है, इसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, और ये 2π, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू जिन जिन ऑर्बिट में h/2π हो, या किसी ऑर्बिट में 2h/2π हो, 3h/2π हो, इन ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यहीं पे भी वो सर्कुलर मोशन कर सकता है। तो ये दूसरी बात उन्होंने बोर्ड ने बताई, ठीक है। तीसरी बात क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब जंप करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है, उन्होंने ये कहा। और हायर एनर्जी अगर E2 है, हायर किसी ऑर्बिट का
हायर एनर्जी वाला ऑर्बिट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 है, और कोई लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट है जहां पे उसकी एनर्जी E1 है। तो E2 से जब E1 पे आएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो वो एक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेगा। वो उसका जो एनर्जी होगा h म्यू के बराबर होगा। E2 माइनस E1 इक्वल टू h म्यू होगा। ये h तो हो गया प्लांक कांस्टेंट, म्यू क्या है? म्यू है फ्रीक्वेंसी किसकी? ये जो रेडिएशन छोड़ रहा है, या बोलूं कि इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन छोड़ता है, ये फोटोन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है म्यू। ठीक है, तो ये आपका था बोर थ्योरी के बारे में। अब इसके बारे में और देखेंगे, तब तक आप लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसके बारे में।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बोर मॉडल है, ये जो है ऐसे एटम के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं जहां पे एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा हो, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या है कि जैसे खुद तो एक तो हाइड्रोजन हो गया, या हीलियम प्लस बोल दूं, यानी कि इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट में जो बात बोली थी वो क्या बोला था, वो बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रही, सर्कुलर मोशन कर रही। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, तभी ये सर्कुलर मोशन कर पा रही है। लेकिन ये फोर्स इसको मिल कहाँ से रहा है, तो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा कि ये हो गया भाई हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब चलो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी nth वाले ऑर्बिट पे है, पहला, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ऐसे किसी nth ऑर्बिट है। फिक्स ऑर्बिट हुआ ना यहां से कि एक होगा तो पहला ऑर्बिट, दो हुआ, एक की वैल्यू दो हुई तो दूसरा ऑर्बिट, ऐसे किसी nth ऑर्बिट पे है। और इसका जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो r n है, ये बोल दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इस